ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। 27 फरवरी 2021 को अभिनंदन का जहाज़ शूट डाउन किए जाने की दूसरी सालगिरह पाकिस्तानी कौम ने मनाई। शुरू में मैंने ये सोचा कि इस बारे में बात करूं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी की तारीख़ का मैं जिक्र करूं। और ज़िक्र करने से पहले मुझे पाकिस्तान बनने से शुरू करना पड़ेगा। कायद-ए-आज़म एक दूरअंदेश लीडर थे और मुतहर्रिक सोच रखने वाले थे। अपने यूरोप के क़याम के दौरान उन्होंने हवाई फ़ौज की अहमियत अख्तियार करता हुआ किरदार बहुत करीब से देखा था। उन्हें यह एहसास था कि आने वाली जंगों में एयर पावर का कितना बड़ा रोल होगा। पाक फ़ज़ाइया बहुत खुशकिस्मत है कि इसे कायद-ए-आज़म की खुसूसी तवज्जो हासिल हुई और यही शफ़क़त उन्हें ख़राब सेहत के बावजूद 13 अप्रैल 1948 को PF स्कूल रिसालपुर ले आई, जिसे उन्होंने PF कॉलेज का दर्जा देते हुए जो कहा वो 73 साल के बाद भी पाक फ़ज़ाइया के लिए एक मशअले राह और मोटो है। उन्होंने कहा, कमज़ोर फ़ज़ाइया के साथ कोई भी मुल्क दुश्मन की रहम व करम पर होता है। जितना जल्द हो सके पाक फ़ज़ाइया को मजबूत तर बनाना चाहिए और ये एक ऐसी फ़ज़ाइया होनी चाहिए जो दुनिया की किसी फ़ज़ाइया से कमतर ना हो। कायद-ए-आज़म के ये जादुई अल्फाज पाक फ़ज़ाइया के हर शख्स के जहनों में घर कर गए, जो आने वाले वक्तों में इसके आला मेयार की बुनियाद बने। पाक फ़ज़ाइया के जांबाज़ों ने कायद-ए-आज़म के इस फरमान के 11 साल पूरे होने से ठीक 3 दिन पहले यानी 10 अप्रैल 1959 और दौरान अमन भारतीय फ़ज़ाइया के एक जासूस तैयारे कैमरा को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। इस जहाज़ ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी, जो कि उससे पहले भी होता आया था। इससे पहले जब भी पाक फ़ज़ाइया हरकत में आई, ये जहाज़ वापस सरहद उस पार जा निकलते थे, मगर उस दिन हालात मुख्तलिफ थे। उस दिन पाकिस्तान में ईद उल फित्र मनाई जा रही थी और हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के इस एतमाद में वज़न नज़र आता है कि उस दिन पाक फ़ज़ाइया भी उतनी चाको चौबंद और मुस्तैद नहीं होगी और वो पूरे एतमाद थे कि उनका फ़ोटो रिकॉनेसेंस का ये मिशन पाकिस्तान की सरहदों के अंदर तक कामयाबी से उड़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ ईद के दिन पेशावर में कोबरा स्क्वाड्रन के पायलट नसीर भट्ट और यूनुस ड्यूटी पर थे। हिंदुस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ की पाकिस्तान में मुदाखलत के फ़ौरन बाद हॉट स्क्रैम्बल दिया गया और ये दोनों तैयारे मिनटों में परवाज़ कर गए। रेडार कंट्रोलर पायलट ऑफिसर रब नवाज़, जो बाद में ग्रुप कैप्टन के रैंक से रिटायर हुए, दूसरी जंग अज़ीम के वक्त के पुराने रेडार से दुश्मन के जहाज़ की पोजीशन देख रहे थे, लेकिन इन रेडार में जहाज़ की बुलंदी नापने का कोई सामान या सहूलत नहीं थी। दुश्मन का जासूस तैयारा तकरीबन 50,000 फुट पर बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था और ये बुलंदी F-86 जहाज़ के पैरामीटर से ज़रा बाहर थी, लेकिन इतनी बुलंदी पर उड़ने से दुश्मन के जहाज़ के पीछे बनने वाली कंट्रेल की मदद से पाक शाहीनों ने जहाज़ को देख लिया और कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए 50,000 फुट तक जहाज़ों को ले गए। यही नहीं, इससे पहले कि कैमरा के पायलट और उनका नेविगेटर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से बाहर निकलने में कामयाब हो पाते, यूनुस ने अपने जहाज़ की गन्स के तमाम 1800 गोलियां फायर करके दुश्मन के तैयारे को तबाह कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर JS सेनगुप्ता, जो कि उनके पायलट थे, और नेविगेटर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट SN रामपाल इजेक्ट करने में तो कामयाब हो गए, मगर पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गए। पाकिस्तान ने अच्छे एहसासात का मुजाहरा करते हुए अगले दिन ही दोनों को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। सेनगुप्ता 1976 में ग्रुप कैप्टन के रैंक से और रामपाल 1971 में विंग कमांडर के रैंक से रिटायर हुए। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट यूनुस को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे जुर्रत से नवाजा और 1990 में वो एयर वाइस मार्शल के रैंक से रिटायर हुए। इस पूरे वाक़े के दौरान हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये सब कुछ हालत अमन में हो रहा था। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान और भारत की 1965 की जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने मिस्टियर और वैम्पायर तैयारों को पाकिस्तानी सरहद के करीब पुणे एयरबेस से उड़ाकर
पठानकोट एयरबेस पर डिप्लॉय किया। हिंदुस्तानी ज़मीनी फ़ौज की पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब की हिफाजत के लिए हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 12 वैम्पायर और 12 मिस्टियर तैयारों ने पठानकोट से टेक ऑफ किया। जंग से पहले 1 सितंबर को सरफराज रफ़ीकी अपने एक साथी फ्लाई लेफ्टिनेंट भट्टी के साथ पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों का दिफा कर रहे थे कि दुश्मन के 4 वैम्पायर तैयारे पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हुए। रेडार ने उनको हुक्म दिया कि इन चारों जहाज़ों को चैलेंज किया जाए। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी ने 2 और फ्लाई लेफ्टिनेंट भट्टी ने 2 वैम्पायर चारों जहाज़ों को मार गिराया, और वो भी हिंदुस्तान की ज़मीनी अफवाज के सामने। इन 4 वैम्पायर तैयारों में से 3 के पायलट भी जान से गए और 1 पायलट पैराशूट से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। हिंदुस्तानी एयरफोर्स का पाक फ़िज़ाइया के मुकाबले में पहला मार्का इंतहाई नाकाम रहा। अगले ही दिन हिंदुस्तानी एयरफोर्स इस नतीजे पर पहुंची कि गिराए जाने वाले हिंदुस्तानी जहाज़ यानी वैम्पायर पाकिस्तानी जहाज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जो उन तकरीबन हिंदुस्तानी एयरफोर्स का तीसरा हिस्सा थे, तमाम वैम्पायर और ऑरिगन तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया। अब पाक फ़िज़ाइया के हाथों होने वाली नदामत मिटाने और अपनी एयरफोर्स और आर्मी का मोराल बुलंद करने के लिए इंग्लैंड के बने हुए तैयारे नैट का इंतखाब किया गया। हलवाड़ा के बेस से 23 स्क्वाड्रन के 4 नैट तैयारे उसके स्क्वाड्रन कमांडर स्क्वाड्रन लीडर रिजपाल सिंह सिकन की ज़ेर क़यादत पठानकोट पहुंचा दिए गए। 4 और तैयारे भी अम्बाला से उसके स्क्वाड्रन कमांडर स्क्वाड्रन लीडर जॉनी विलियम की ज़ेर क़यादत पठानकोट पहुंच गए। इन तैयारों ने पठानकोट का सफ़र नीची प्रवास रहते हुए किया ताकि पाक फ़िज़ाइया को इन तैयारों की पठानकोट में मौजूदगी का पता न चल सके। एस कृष्ण स्वामी, जो ना सिर्फ इस फॉर्मेशन का हिस्सा थे बल्कि 2001 में हिंदुस्तान एयरफोर्स के चीफ भी बने, इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि हमें टारमेक पर हिदायत मिली कि उनका टारगेट पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ों को तबाह करके एक दिन पहले होने वाली शर्मिंदगी का हिसाब बराबर करना है। नैट तैयारे पठानकोट पहुंचने वाले जहाज़ों के 2 स्क्वाड्रन कमांडर में से सिकंद सीनियरिटी के हिसाब से ग्रीन से सीनियर थे, मगर ज़्यादा तजर्बा रखने की वजह से इस मिशन की कमांड ग्रीन के हवाले की गई। PVS जगन मोहन और समीर अपनी किताब इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर्स ऑफ 1965 में लिखते हैं कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स का प्लान ये था कि पठानकोट बेस पर पहले से मौजूद मिस्टियर तैयारों को बेट या पुरकशिश टारगेट के तौर पर दरमियानी बुलंदी पर पाकिस्तान में दाखिल किया जाए, जिन्हें पाकिस्तानी रेडार आसानी से देख सकें। इसी असना 8 नैट तैयारों को इंतहाई कम बुलंदी पर मिस्टियर तैयारियों की फॉर्मेशन के नीचे उड़ाया जाए, जो कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की नज़रों से ओझल हों। यूँ ही पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की आमद का पता चले तो मिस्टियर तैयारे उस जगह से निकल जाएं और नैट तैयारे तेज़ी से उमूदी बुलंदी हासिल करके पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ों को मार गिराए। एक और पायलट जो इस मार्के का हिस्सा थे और वो थे मुदेसवारी, बाद में ग्रुप कैप्टन के रैंक से रिटायर हुए और जिन्होंने इस मिशन में पाकिस्तानी जहाज़ों को मुख्तलिफ अतराफ़ से हमला करके मारना था। कहते हैं कि अल सुबह 3 सितंबर को हम छम के इलाके में पहुँचे तो हमारे तवक्कुआत के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के तैयारे आन पहुँचे। 4 मिस्टियर तैयारे ऊंची परवाज़ पर नैट तैयारों से बहुत ऊपर परवाज़ कर रहे थे, जबकि नैट तैयारे उस फॉर्मेशन मिस्टियर फॉर्मेशन से नीचे थे। इस मार्के में पाक फ़िज़ाइया के ये 2 तैयारे F-86 उस समदादी फ्लीट का हिस्सा थे जो पाकिस्तान को अमेरिका से मिले थे। इसका प्रोग्राम था म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसके तहत 120 सेबर और 12 F-104 तैयारे हमें मिले थे। सेबर तैयारे कोरियन वॉर के ज़माने का जहाज़ था और अपनी अच्छी मनूवरेबिलिटी की वजह से और मुख्तलिफ मार्कों में कामयाबी की वजह से मशहूर था, जबकि साउथ एशिया में अपने ज़माने में F-104 मैक 2 पहला जहाज़ था, जिसका मतलब है कि स्पीड आवाज़ की स्पीड से दुगनी रफ्तार वाला जहाज़ था और इसे मैंड मिज़ाइल का। ये टर्निंग बैटल में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अपनी स्पीड और एक्सेलरेशन की वजह से
मुखालिफिन पर इसका बहुत रोब था। दूसरी तरफ सरगोदा के नंबर 11 स्क्वाड्रन पर कॉम्बैट पेट्रोल पर मामूर फ्लाई लेफ्टिनेंट यूसुफ अली खान और फ्लाइंग ऑफिसर अब्दुल खालिक थे, जबकि F-104 फ्लाइंग ऑफिसर अब्बास मिर्ज़ा एक अकलौता जहाज़ उड़ा रहे थे। मुझे पाक फ़िज़ाइया में सर्विस के दौरान अब्बास मिर्ज़ा साहब के साथ काम करने का मौका मिला। एयर वाइस मार्शल के ओहदे से रिटायर हुआ। मैं ये भी बताता चलूँ कि अपने बॉयश लुक्स की वजह से उनकी महारत जो F-104 पर थी उनसे कहीं भी मुताबिकत नहीं रखती थी और देखने वालों को गुमराह करने के लिए काफ़ी थी। दुश्मन जहाज़ों के करीब आने पर जब फ्लाई लेफ्टिनेंट यूसुफ और फ्लाइंग ऑफिसर खालिक का दुश्मन से सामना हुआ तो यूसुफ साहब ने अपने नंबर 2 को हुक्म दिया कि वो ड्रॉप टैंक जेटसन कर दे, यानी फेंक दे। ड्रॉप टैंक जेटसन करने का या ड्रॉप कर देने का मकसद ये होता है कि जहाज़ को मनूवरेबिलिटी के लिए हल्का किया जाए, मगर तकनीकी ख़राबी की वजह से नंबर 2 का एक ड्रॉप टैंक ड्रॉप ना हुआ और वह लड़ाई के काबिल ना रहे जहाज़ के इम्बैलेंस होने की वजह से। लीडर ने उन्हें वापस मुड़ने का हुक्म दिया और अकेले ही दुश्मन का मुकाबला करने की ठानी। 30,000 फुट पर होते हुए यूसुफ ने एक डाइव यानी गोता लगाया दुश्मन के जहाज़ों पर और नैट जहाज़ों का सामना किया। अभी वो एक जहाज़ का निशाना लगा ही रहे थे कि उन्होंने अपने जहाज़ में एक थर्ड की आवाज़ आई, जिसका मतलब ये है कि उनके अपने जहाज़ को डैमेज हो गया था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके अपने जहाज़ का एलिवेटर डैमेज हो चुका था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी लड़ाई जारी रखी। उनका निहत्ता जानते हुए फ्लाइंग ऑफिसर खालिक, जो उनके नंबर 2 थे, बहुत दूर नहीं गए थे, वो भी वापस मुड़ कर आए और उन्होंने नेट तैयारों में पेयर के तौर पे मुकाबला करने की ठानी। इसी दौरान फ्लाई लेफ्टिनेंट फारूक हैदर, जो रेडार के कंट्रोलर थे, एक F-104 को इस मार्के में पहुंचने का कहा जो अब्बास मिर्ज़ा उड़ा रहे थे। मैंने इस मार्के की तफसीलात जानने के लिए एयर वाइस मार्शल अब्बास मिर्ज़ा से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी मुश्किल में फंसी फॉर्मेशन को जल्द मदद पहुँचाने की गरज से यूसुफ खान की फॉर्मेशन के करीब पहुँचा, मगर उनकी दुश्मन से स्लो स्पीड पर लड़ाई हो रही थी और इतनी ज़्यादा स्पीड की वजह से मैं बराह रास्त कोई उनकी मदद तो ना कर सका, बल उस सर्कल में जिसमें दोनों तरफ से जहाज़ इंगेज थे डॉग फाइट में, उनके दरमियान से तेज़ी से गुजर गया। यूसुफ खान के अलावा हिंदुस्तानी जहाज़ों ने भी F-104 को देख लिया। F-104 का खौफ बेजा साबित ना हुआ। कॉम्बैट में मौजूद हिंदुस्तानी जहाज़ों ने F-104 को देखते ही परेशानी का शिकार हुए। फ्लाई लेफ्टिनेंट हैदर ने रिटायरमेंट के बाद एयर कमोडोर के रैंक से मुझे बताया कि मैं बैक वक्त ना सिर्फ अपने रेडियो से अपने जहाज़ों की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग कर रहा था, बल्कि एक दूसरे सेट से, इनका बसीदा रेडियो सेट था, हिंदुस्तानी पायलटों की आपस में बातचीत को भी मॉनिटर कर रहा था। इसी दौरान हिंदुस्तानी पायलट पठानिया उस वक्त खालिक का पीछा कर रहे थे कि F-104 लड़ाई में शामिल हुआ। उसके खौफो हिरात से सिकंद ने F-104 को देखकर एक पैनिक की रेडियो कॉल में पठानिया को पंजाबी में कहा, पाजोए 104, यानी भागो F-104 है, जिसका मकसद ये था कि इस जहाज़ से वो इस तरह खौफजदा हुए और पैनिक में बजाय अपने साथियों का साथ देने की बजाय उन्होंने फॉर्मेशन उनकी तितर बितर हो गई और अपने साथियों से सिकंद राब्ता खो बैठे। इस दौरान हालात की नज़ाकत को देखते हुए एक और F-104 को इलाके में भेजा गया और ये तैयारा उड़ा रहे थे फ्लाई लेफ्टिनेंट हकीमुल्ला, जो पाक फ़िज़ाइया के चीफ बने। दूसरी तरफ फ्लाई लेफ्टिनेंट यूसुफ डैमेज F-86 को बड़ी जमा मर्दी से सरगोदा बेस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ऑल इंडिया रेडियो ने दूसरी तरफ हिंदुस्तान का पहला हवाबाज स्क्वाड लीडर कीलर को करार दिया, जिसने हवा में दुश्मन का सेबर तैयारा मार गिराया था और उन्हें सेबर का खून करने वाला यानी सेबर स्लेयर का लक़ब दिया गया था और उन्हें बहादुरी का तीसरा बड़ा एजाज़ देने का ऐलान किया गया। मगर जब डैमेज सेबर को पाक फ़िज़ाइया ने लैंडिंग के बाद उसकी तस्वीर जारी की तो कीलर और उनको दिए जाने वाले मेडल के जवाज़ पर सवाल उठ गए। उनके साथी फ़तह का जश्न मनाने के लिए सिकंद का इंतज़ार कर रहे थे। इस बात का उनको बिल्कुल इल्म नहीं था कि उनके 6 नैट में से सबसे सीनियर पायलट इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के कब्ज़े में है। इस मार के बारे में मज़ीद जानने के लिए मैंने VM अब्बास मिर्ज़ा से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी सालगिरह का दिन 8 सितंबर को है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जब
3 सितंबर को ये मार्का हो रहा था, उनकी उम्र अभी 22 साल नहीं हुई थी। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि पाक फ़ज़ाइया के एतमाद का आलम इस नौजवान पर, जो अभी 22 साल का नहीं हुआ, मार्क 2 जहाज़ यानी स्पीड से दुगनी रफ्तार वाला जहाज़ उसके हवाले करने का उनका एतमाद और कॉन्फिडेंस अपने पायलट्स के ऊपर। इसी दौरान जब हकीमुल्लाह भी यहाँ पहुँचे तो सिकन अपनी फॉर्मेशन से रब्ता खो चुके थे और पाकिस्तानी 2 F-104 को इकट्ठा देखने के बाद हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा लगाते हुए और अपने राह फ़रार को अपने लिए नामुवाफ़िक समझते हुए पसरूर के एक छोटे से नाकाबिल इस्तेमाल रनवे पर उन्होंने अपना जहाज़ उतार दिया। तारीख़ का इख्तिताम अभी यहीं नहीं हुआ था। शायद मिलिट्री तारीख़ में ये पहली बार हुआ होगा कि एक फ़ाइटर पायलट को सरेंडर और गिरफ़्तार करने वाला एक डॉक्टर था, और ये डॉक्टर पसरूर रनवे के करीब एक आर्मी की फील्ड एम्बुलेंस में इंचार्ज था और उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल गज़नवी। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने सिकंद को गिरफ़्तार करने के बाद फील्ड हेडक्वार्टर पहुंचाया और मैंने फ़ौरी तौर पर जहाज़ को कैमोफ्लाज कर दिया और दरख्तों के अंदर छुपा दिया, क्योंकि हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने अपने जहाज़ की तलाश में कई मिशन पसरूर के ऊपर उड़ाए और फायरिंग भी की, जिससे मेरे 2 नौजवान ना सिर्फ ज़ख्मी हुए बल्कि मैं ख़ुद भी बाल बाल बचा। लेकिन कैमोफ्लाज बाअसर होने की वजह से हिंदुस्तानी जहाज़ों को नैट का कुछ पता न चल सका। दरअसल उस नैट को तलाश करना और उसकी फायरिंग करने का मकसद हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का ये था कि वो नैट को ज़मीन पर ही तबाह कर दे ताकि वो जहाज़ पाक फ़िज़ाइया के हाथ ना लगे। अब आइए मैं अपने इंतहाई करीबी रिश्तेदारों के बारे में बताता हूँ जो इस लैंडिंग के चश्मदीद गवाह हैं। मेरे वालिद, जो पेशे के एतबार से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मुल्तान में एक टेक्सटाइल मिल्स में मैनेजर थे, जंग से कुछ दिन पहले हमारे आबाई गांव कमालपुर चिश्तियाँ गए हुए थे, जो पसरूर रनवे से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। मेरे मामू, जो माशाल्लाह 91 बरस के हैं और हयात हैं, वो एक कारोबारी शख्सियत हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने इंतहाई ज़बरदस्त याददाश्त से नवाजा है। मेरे वालिद साहब और मेरे मामू ने लैंडिंग का वाक़या कुछ इस तरह बताया कि नैट तैयारे को हमने अपने घर की छत पर से देखा, थोड़ी देर बाद एक और तैयारा उसके पीछे से गुज़रा और ये नैट तैयारा आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ जा रहा था, और उन्होंने इस डिसेंट को जब देखा और वो जब दरख्तों के पीछे गायब हो गया और उसके ऊपर एक जहाज़ चक्कर लगा रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमें यह नतीजा अखज़ करने में देर नहीं की कि कोई दुश्मन का तैयारा ज़बरदस्ती पाकिस्तान में उतार लिया गया है। पूरे गांव और बाकी के अतराफ़ के लोगों ने पैदल ही रनवे की तरफ भागना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम जहाज़ पर पहुँचे तो पायलट अपने कॉकपिट में ही बैठा हुआ था। फिर आर्मी की गाड़ियाँ आईं और उन्होंने जहाज़ में हिंदुस्तानी पायलट की आंखों पर पट्टी बांध दी और जीप में अपने साथ ले गए। कुछ फ़ौजी जवानों ने जहाज़ को अपने घेरे में ले लिया और लोगों को वापस जाने का कहा। फ्लाई लेफ्टिनेंट यूसुफ को पाक फ़ज़ाइया ने डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को कमाल बहादुरी और बखरियत सरगोदा तक लाने के बदले में बहादुरी का तीसरा बड़ा मेडल यानी सितारा जुर्रत अता किया। यूसुफ अली ख़ान की वापसी भी मामूल की वापसी नहीं थी। उनके जहाज़ का हाइड्रोलिक प्रेशर 0 हो गया था। उन्होंने ब्रेक चेक करना चाहिए तो वो भी फेल हो चुकी थी। उन्होंने रेडियो के ज़रिए सरगोदा से बात करना चाहिए तो मालूम हुआ कि उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा। लैंडिंग से पहले उन्होंने लैंडिंग गियर नीचे करना चाहे, मगर हाइड्रोलिक सिस्टम ख़राब होने की वजह से वो भी काम ना किए। तो उन्होंने इमरजेंसी तरीके से लैंडिंग गियर नीचे किए, मगर ब्रेक ना होने की वजह से रनवे के आखिर में मौजूद बैरियर की वजह से जहाज़ रोक पाए। लैंडिंग के बाद इस डैमेज जहाज़ को देखने वाले पायलट और टेक्नीशियन हैरान थे कि किस तरह इस जहाज़ ने न सिर्फ खैरियत से लैंड किया बल्कि 6 नैट तैयारों का तनहा 10 मिनट तक मुकाबला किया। मेरी इस मिशन की तफसीलात जानने के लिए 1965 और 71 के जंग के हीरो एयर कमोडोर सज्जाद हैदर से बात हुई तो उन्होंने यूसुफ अली ख़ान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो बहादुर और निडर पायलट था जिसने दुश्मन से आउट नंबर होने के बावजूद हिम्मत ना हारी और पाक फ़ज़ाइया का एक कीमती जहाज़ बचाने में कामयाब हुए। उन्होंने इस मेडल का हक अदा होने का दूसरा सबूत भी दिया, वो भी चंद दिन बाद, जब बाकायदा जंग शुरू होने के बाद 13 सितंबर को उन्होंने फ़िरोज़पुर के पास एक नैट तैयारे को मार गिराया। भारतीय पायलट सिकन पाकिस्तानी फोर्सेस की कैद में आ गए
और इस दौरान उन्हें बुज़दिली का मुजाहरा करने पर हिंदुस्तान एयरफोर्स से सस्पेंड कर दिया गया। जब उनको ये बताया गया कि पाक फ़िज़ाइया सरगोदा एयरबेस पर नेट तैयारा पसरूर से ले जाना चाहती है, तो उन्होंने इसे इंतहाई पेचीदा जहाज़ करार दिया और पसरूर रनवे को टेक ऑफ के लिए बहुत छोटा रनवे करार दिया और चैलेंज किया कि जहाज़ को उड़ा कर ले जाने वाले को वो तोहफ़तन विस्की की बोतल गिफ्ट करेंगे। शायद ऐसा करते वक्त ये बात उनके जहन में ना रही हो कि ना वो सिर्फ शर्त हार जाएंगे, बल्कि जंगी कैदी होने की वजह से ये शर्त पूरी करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। और शायद उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उड़ा कर ले जाने वाला पायलट साद हातमी एक्सचेंज पोस्टिंग के दौरान इंग्लैंड में यही जहाज़ उड़ा चुका। साद हातमी का क्योंकि नेट और सेबर तैयार दोनों को उड़ाने का तजर्बा था, तो उन्होंने किसी तौर पर इस बात से इत्तफाक नहीं किया कि नेट तैयारा सेबर से लेकर कराने का हकदार है। उनके एक और हीरो विंग कमांडर सलीम बेग मिर्ज़ा ने मुझे बताया कि वो भी जंग के दौरान सरगोदा बेस पर पोस्टेड थे और उन्होंने कहा कि इस पोस्टिंग के दौरान वॉर ट्रॉफ़ी यानी नेट तैयारे को स्क्वाड्रन साद आदमी जब सरगोदा की फ़िज़ा में दाखिल हुए पसरूर से उड़ाकर, तो 2 F-86 तैयारों ने उसको एस्कॉर्ट किया। हिंदुस्तान में ये वजह बताई इस नेट की पसरूर में लैंडिंग की, एक कम पेट्रोल होना और एक टेक्निकल प्रॉब्लम। इस जहाज़ को उड़ाकर पसरूर से सरगोदा आना इस बात का गमाजी है कि जहाज़ में कोई टेक्निकल ख़ास ख़राबी नहीं थी। सरगोदा पहुंचकर इस जहाज़ की गन्स को भी चेक किया गया, जो बिल्कुल ठीक हालत में पाई गई। ये बात भी याद रखिए कि स्क्वाड्रन सिगत 5 महीने बाद हिंदुस्तान वापस किए गए और हिंदुस्तान जाने के बाद उनको अपनी सर्विस या नौकरी में बहाल कर दिया गया। कहा जाता है कि उनके बासर सुसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे वो इसकी वजह हो सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बाद में वो एयर मार्शल के रैंक से रिटायर हुए। पाक फ़िज़ाइया के कब्ज़े में आने वाला नेट तैयारा म्यूज़ियम में आज भी मौजूद है, जो हर आने वाले को 1965 की जंग के अनोखे वाक़े की याद दिलाता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 1965 की जंग शुरू होने के तकरीबन 2.5 महीने पहले जो हिंदुस्तान का ओरेगन तैयारा एक आर्म्ड रैकी के मिशन पर पाकिस्तान में आया, जो असले से लैस था। पाक फ़िज़ाइया के 2 तैयारों ने मसरूर से F-86 ने टेक ऑफ किया और इससे पहले कि वो ओरेगन तैयारे का आमना सामना करते, उसने पाकिस्तान फ़िज़ाइया के जहाज़ों को करीब देखकर कॉम्बैट ना करने का सोचा और अपनी लैंडिंग गियर नीचे कर दिए। फाइटर फ्लाइंग में जब आप लैंडिंग गियर नीचे कर देते हैं, इसका मतलब हथियार डालना होता है। ये फ्लाई लेफ्टिनेंट राना लाल सिक्का इसको उड़ा रहे थे। कराची में बदीन के करीब उसने लैंडिंग की कोशिश की, जिसके दौरान इस जहाज़ के पहिए टूट गए, लेकिन ख़ुद पायलट मौजज़ाना तौर पर बच गया और जंगी कैदी बना लिया गया। पाकिस्तान के कब्ज़े में आने के बाद उनको भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन वो सिकंद की तरह खुशकिस्मत साबित नहीं हुए और पाकिस्तान से रिहाई पाने के बाद गुमनामी की एक ज़िंदगी। आखिर में मैं इन तमाम वाक़यात को 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हाज शहीद के वाक़े से जोड़ना चाहूँगा। 1971 की जंग से चंद महीने पहले राशिद मिन्हाज को उनके इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान ने हिंदुस्तान ले जाना चाहा, तो राशिद मिन्हाज ने इस गद्दार इंस्ट्रक्टर के सामने हथियार नहीं डाले और जान देने को तरजीह दी और शहादत का रुतबा पाया। हिंदुस्तान का रुख करने वाली इस वॉर ट्रॉफ़ी को तबाह करके उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम व पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का सर फ़ख्र से बुलंद किया, बल्कि तारीख़ में अपना नाम भी लिखवा गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।